अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हम लोग जो है वो एटॉमिक मॉडल जो है बोहर एटॉमिक मॉडल डिटेल से मैंने आपको जो है वो पढ़ाया था, सारा एक्सप्लेन किया था। मैथ्स नंबर उसके बाद हमने पढ़ा था, एटॉमिक नंबर हमने उसके बाद पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है बेटे, ओपन योर बुक्स, केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 24, टॉपिक नंबर 2.3 आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज हम जो है आज स्टार्ट करेंगे। All the atoms of an element must necessarily have the same atomic number, but their mass number may vary depending upon the number of neutrons present in the nucleus. Atoms of the same element having different number of neutrons in their nuclei are called isotopes. For example, element carbon has 3 isotopes, as its atoms have 6, 7, 8 neutrons in their nuclei. These isotopes are represented by C12, C13 and C14. Similarly, hydrogen exists as 3 isotopes: protium, deuterium and tritium. ठीक है, is hydrogen H11 is the only atom which does not have a neutron. Since the chemical properties of the elements are determined by the number of electrons, all 3 isotopes will show almost the same chemical behavior. Although their physical properties may be different. H2 has twice the mass of H1, while the mass of H3 is thrice as the mass of H1. Similarly, the masses of 3 different isotopes of carbon are different. पहले हम आते हैं आइसोटोप्स की तरफ। बेटे मैंने आज जो टॉपिक शुरू किया है डेट इज़ आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? पहले तो मैं ये आपको बताऊंगी आइसोटोप्स क्या होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स बेटे ऐसे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं, ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, एटॉमिक नंबर जो हम पढ़ के आए थे लास्ट टॉपिक में, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मैसेज नंबर जो इनके मैस नंबर हैं वो क्या होते हैं, वो डिपेंड मैथ नंबर तो आपको पता है न्यूट्रॉन नंबर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम प्लस करते हैं तभी हमारे पास मैथ नंबर आते हैं ना। तो तमाम ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर बेटे सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। जो आइसोटोप्स होते हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जबकि इनके मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है हाइड्रोजन की। किसकी दी हुई है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोप्स। ठीक है, H11, नंबर 2 H21, नंबर 3 H31। इसका नाम बेटे क्या है? इसका नाम है प्रोटियम। टू वाले का नाम क्या है? और 3 वाला हमारा क्या है? ट्रीटियम। पहले आपने क्या कर दिया? पहले बेटे आपने आइसोटोप्स को डिफाइन कर दिया। आइसोटोप्स क्या हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या आप लोग ये कह लो कि atoms of the elements having same atomic number but different mass number are known as isotopes. Common example इसकी मैंने आपको हाइड्रोजन की दे दी। हाइड्रोजन has 3 isotopes, H11, H21 and H31। जिसका मास नंबर जो है वो 1 है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। जिसका मास नंबर 2 है उसको हम ड्यूटियम कहते हैं, और जिसका मास नंबर 3 है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रीटियम कहते हैं। ठीक है, पिछले टॉपिक में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हाइड्रोजन एटम जो है एक स्पेशल एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। बाकी इसके अलावा दुनिया में जितने भी एटम्स हैं सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। दूसरी एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल थी आपके पास। अब आपके पास आती है सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन की। कार्बन भी 3 आइसोटोप्स उसके हैं। एक है 612-6, दूसरा है 613-6, और ये क्या है? 14-6। ठीक है बेटे, इससे पहले मैंने आपको डिटेल से, जब हमने ये लास्ट टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था
मैंने आपको बता के आई थी ना, देखो जैसे मैंने बताया था ऑक्सीजन इसके ऊपर 16 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 8 लिखा हुआ, तो ये जो Z है ये क्या चीज़ थी, ये था नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर था। और जो ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ था ये क्या था बेटे, ये था आपका मैस नंबर। और मैस नंबर किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो मैं आइसोटोप्स लिख रही हूँ अगर आप गौर से देखो तो आइसोटोप में सब में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके सेम है, यानी कि सबका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर है ये सबका सेम है, लेकिन ऊपर वाला नंबर क्या होता है, ये मैस नंबर होता है। और मैस नंबर सबके क्या है बेटे, वो डिफरेंट है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। इसी तरह अगली एग्जांपल मैंने जो आपको दे दी वो कौन सी दे दी, वो मैंने कार्बन की दे दी। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। देखो सब में आपका जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके 6 ही हैं, लेकिन मैस नंबर जो है वो सबका डिफरेंट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो है एक चीज़ आपको और बताई हुई है यहाँ पे कि क्योंकि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो सेम होते हैं, इनका नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, इसलिए तमाम के तमाम जो आइसोटोप्स होते हैं, सपोज ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं या ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, तो किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो केमिकल बिहेवियर होता है बेटे वो क्या होता है, वो सेम होता है। यानी कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ये एक और पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि जो आइसोटोप्स होते हैं ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये समझ आ गई अब आपको। और आगे आपको जो है आपकी बुक में ये चीज़ बना के दिखाई हुई है, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या देखो, ये 2 है, H2 है ना, इसका मतलब होता है ये मैस नंबर है ना 2, इसको मैस नंबर कहते हैं ना, मैस नंबर, मास नंबर, ये 2 है। इसका 2 का मतलब क्या हुआ, इसमें एक प्रोटॉन होगा और एक ही न्यूट्रॉन होगा, 1 + 1, ठीक है। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, ये 3 है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो नीचे मेंशन किए हुए हैं ना, और इसमें क्या है, एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। याद रहेगा ना। अब देखो नीचे वाले नंबर प्रोटॉन होते हैं, आप देखो जैसे C6H12 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, और यहाँ पे आप आते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं ना, प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन तो 6 होंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन 7 होंगे और प्रोटॉन जो है वो कितने होंगे, 6 होंगे। ये चीज़ आपको आपकी बुक में नीचे जो है वो डायग्राम में शो करके यही चीज़ बताई है जो मैं आपको बता रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हम आते हैं बेटे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भी हमारा आइसोटोप से ही रिलेटेड है। ये वो आइसोटोप्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम फिजिकल properties. Several isotopes of same element exist whose nuclei are unstable. They emit excess energy in the form of radiation. This process of emission of radiation is called radioactivity. And the isotope which emit energy is called radioactive isotopes. Tritium H31 is a radioactive isotope, and the other 2 isotopes are hydrogen are stable and do not emit any radiations. हमने अब एक नया फिनोमेना पढ़ लिया, एक नए आइसोटोप्स पढ़ लिए बेटे, जिनको हम लोगों ने क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं कि कभी कभार एक ही एलिमेंट के आइसोटोप जो हैं, तो मैंने पहले बताया कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटे सेम नहीं होती। ये बात तो मैं आपको बता के अभी आई हूँ। कॉमन एग्जांपल इसकी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोप्स, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन का बेटे ट्रीटियम आइसोटोप है, ये जो थर्ड वाला मैंने आपको आइसोटोप बताया ट्रीटियम H31 जो है, ये बाकी दोनों से टोटली डिफरेंट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये वो, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। ट्रीटियम को, H31 को हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। ये वो आइसोटोप्स होते हैं बेटे जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज़ होती है, और वो प्रोसेस जिससे रेडिएशन रिलीज़ होती हैं, एमिट होती हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो आइसोटोप जो एनर्जी एमिट करता है उस आइसोटोप को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की कॉमन एग्जांपल ट्रीटियम H31 मैंने आपको बताई है, ठीक है। दोबारा एक दफा बता देती हूँ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटे, ये वो आइसोटोप्स हैं जो कि रेडिएशंस एमिट करते हैं। क्या करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं, रेडिएशन इनसे निकलती है, एमिशन होती है रेडिएशन की, इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें
मतलब जो है रेज एमिट होती हैं, रेडिएशन निकलती हैं, और वो आइसोटोप जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी ट्राइटियम H31 है, ठीक है। अच्छा जी, अगली लाइन, अगली में क्या लिखा, व्हेन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट एंड रेडिएशन, जब ये एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करते हैं, इट इज़ ट्रांसफर इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट। जब देखो कोई भी जो आपके पास सिंपल आइसोटोप था, जब उसने कोई भी एलिमेंट था, कोई भी एटम था, जब उसने रेडियो एक्टिव रेज जो हैं वो एमिट की, तो वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, जब वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। दिस न्यू एलिमेंट मे बी स्टेबल और मे बी रेडियो एक्टिव। ये एलिमेंट जो नया बनता है ये रेडियो एक्टिव भी हो सकता है और स्टेबल भी हो सकता है। सो इट आल्सो एमिट रेडिएशन। अगर तो वो सिंपल एलिमेंट होगा तो वो रेडिएशन जाहिर सी बात है एमिट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसी एलिमेंट से दोबारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है तो वो दोबारा से रेडिएशंस एमिट करेगा। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में जो है इसकी 3 दी हैं, यूरेनियम दिया हुआ है, थोरियम दिया हुआ है और बिस्मथ दिया हुआ है। ये मैं आपको रिएक्शन जो है वो करके दिखाती हूँ बेटे। पहला रिएक्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो कौन सा है, वो यूरेनियम, U-23892। ये क्या नाम है इसका, यूरेनियम। जब इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है तो इससे एक नया जो है केमिकल एलिमेंट में ये क्या होता है, जब इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है तो एक न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जो न्यू एलिमेंट इससे बनता है डैट इज थोरियम, थोरियम बेटे। और साथ आपको पता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट होगी, ठीक है। अब थोरियम 23490। अब आपको बार बार मेरे ख्याल से रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो मैं कर देती हूँ। ये 23892 बेटे, ये क्या चीज़ है, ऊपर मेंशन होती है, इसको मैस नंबर कहते हैं। मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जो नीचे मेंशन होते हैं ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको हम लोग एटॉमिक नंबर जो है यानी कि Z जो है वो कहते हैं, और ये मैस नंबर यानी कि कैपिटल A है। ये एग्जाम्पल होगी, ठीक है। ये जो थोरियम आपका बनता है ना, ये थोरियम अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। और ये मज़ीद थोरियम 234 ये बेटे अनस्टेबल है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और इससे एक नया हमारे पास जो है एटम बन जाता है, नया एलिमेंट बन जाता है, डैट इज Pa, प्रोटेक्टेनियम 3191। ये आपने याद रखना है। ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ वन एग्जाम्पल, ये पूरा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे कंप्लीट करो, ये एक ही है। नंबर 2, अगली एग्जाम्पल आपकी आती है बिस्मथ 21083। क्या नाम है इसका बेटे, बिस्मथ। इसकी रेडियो एक्टिविटी जब प्रोसेस होता है तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, Ti थैलियम प्लस एनर्जी 206 एंड 81। ऊपर मैं क्या मेंशन कर रही हूँ हम लोग, ये जो है आपका मैस नंबर है, नीचे आपका एटॉमिक नंबर है यानी कि Z, दिस इज Z एंड दिस इज A, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये नीचे वाला सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। आज के टॉपिक में हमने क्या चीज़ पढ़ी बेटे, आज हमने पढ़ा, पहले तो हमने अभी टॉपिक अभी छोटा सा इसका चलो मैं बताती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा, आइसोटोप्स पढ़े। आइसोटोप्स में मैंने आपको क्या बताया कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटम जो हैं इनके डिफरेंट एटम्स होते हैं। ऐसे एटम्स होते हैं जिनके प्रोटॉन नंबर जो है यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसे एटम्स को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, ऐसे एटम्स को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं।
आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाई है, वो आपने ऐसे ही याद कर लेनी है। फिर आपके पास आती हैं आइसोटोप्स की एग्जांपल्स। आइसोटोप की पहली एग्जांपल मैंने आपको बताई है हाइड्रोजन वाली, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी की। फिर मैंने अगली एग्जांपल आपको दी कार्बन की। कार्बन के बाद हमने जो है इसको अच्छी तरह मैंने आपको डिटेल से बताया और ये बताया कि ऊपर क्या मेंशन है, नीचे क्या मेंशन है, ये सारा कुछ हमने बताया। फिर मैंने आपको बताया जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। फिर हमने एक नया टॉपिक आज पढ़ा, डैट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये वो आइसोटोप्स होते हैं बेटे, कुछ एलिमेंट्स ऐसी एक प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं, लेकिन जो इनकी एनर्जी की एमिशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस होती है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडिएशन एमिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो आइसोटोप जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस शो कर रहे होते हैं ना, जिनमें से रेज एमिट होती हैं, उस तरह के आइसोटोप्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की कॉमन एग्जांपल कौन सी है, ट्रिटियम H31 जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है, ये आपने करनी है। उसके बाद मैंने आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ और भी बताया। कभी कभार हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में एक फिनोमेना जो है जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं, वो प्रोसेस भी होता है। वो अब रेडियो एक्टिव डिके क्या प्रोसेस है बेटे, कभी कभार जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करते हैं, जब मैं क्या कह रही हूँ दोबारा मेरी बात पे गौर करें, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करते हैं तो रेडिएशन एमिट्स करने के बाद वो एक नए केमिकल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं, रेडिएशंस एमिट करने के बाद वो एक नए केमिकल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को यानी कि कन्वर्जन, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। ठीक है, और जो नया एलिमेंट बनता है वो स्टेबल भी हो सकता है और मे भी रेडियो एक्टिव हो सकता है। अगर तो स्टेबल हुआ तो ख़त्म, अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से रेडिएशन जो है वो काज करेगा। कॉमन एग्जांपल मैंने आपको इसकी दो बताई हैं। यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम में, और थोरियम जो है वो अनस्टेबल है, वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोएक्टेनियम में। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताई थी बिस्मथ की। बिस्मथ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है थैलियम में और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, ये क्यों, इनका एडवांटेज क्या है। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, imaging, medical imaging. Doctor use them to diagnose the disease by injecting the patient with a small amount of radioactive fluid. Technetium 99M is used for diagnostic imaging across human organ like brain and lungs. Doctor uses special camera to watch how the radioactive fluid moves. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो सबसे पहला हमने जो इसका यूज़ पढ़ा है वो क्या है कि डॉक्टर जो हैं इसको डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं किसी भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको चेकआउट करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोज करने के लिए कि ऑर्गन्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हैं वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। कॉमन जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की दी हुई है वो आपको दी है टेक्नीटियम। ठीक है, ये आपकी कॉमन एग्जांपल्स है और ये आपने जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की पहली एप्लीकेशन क्या होगी कि इसको मेडिकल फील्ड में जो है वो डायग्नोज करने के लिए इंटरनल ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, उसको डायग्नोज करने के लिए जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ वो फ्लूइड जाता है वहाँ से डॉक्टर्स जो है उसको कैमरा के थ्रू जो है जो उसका इमेज लेते रहते हैं और पता चलता रहता है कि डायग्नोज क्या डिजीज़ है, सारा कुछ जो है क्लियरली विजिबल डॉक्टर को हो जाता है। दूसरा है रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ ए हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एक और आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है C14 जो है इसका भी जो है आपको बताया गया है कि इसको जो है हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए कि वो कितनी उसकी एज है, कितने ईयर्स वो पुराना है, वो एज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस आइसोटोप को यूज़ करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व मेजरिंग ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ C14 इन ए सैम्पल ऑफ डेड प्लांट और एनिमल लाइक अ पीस ऑफ वुड और बोन विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज to calculate when an animal or plant die. The older the sample is, the less C14 is to be detected.
सिंपल अगली आपको जो आइसोटोप बताया हुआ था वो है कार्बन का आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप है? C14 6। इस बताया हुआ कि किसी भी जो आपका फॉसल रिकॉर्ड है, जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसकी एज को आइडेंटिफाई करने के लिए, एज का पता लगाने के लिए हम जो है कार्बन का आइसोटोप जो है वो यूज़ करते हैं। और हमें इससे पता चलता है कि ये पीस ऑफ वुड या ये जो बोन एनिमल, डेड एनिमल की बोन है, इसकी एज क्या है, ठीक है ना। तो हम जो है डेड प्लांट और एनिमल की एज भी आइसोटोप से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है radioactive isotope are used to test the strength of metal and concrete mixture. They are used to generate cheap nuclear power and to find oil field. In medicine, they are used to diagnose and treat many medical conditions and disease including cancer and thyroid disorder. इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम लोग जो है मेटल की बेटे जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, और जो आपका कंक्रीट का मिक्सचर है उसमें भी जो उसको टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर जितने प्लांट्स हैं उन सब में भी रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ होते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी यूरेनियम है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेडिकल आपकी मेडिसिन की फील्ड है, जो हॉस्पिटलाइजेशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर से रिलेटेड जितनी मेडिकल कंडीशंस हैं, सब में जो है बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज़ हो रहे हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी कैंसर है और थायराइड डिसऑर्डर है, इसमें भी हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। लास्ट में आपका आता है आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स काजेज एटम टू आयोनाइज। जब भी हम लोग किसी भी रेडिएशन जो एमिट होती है ना रेडिएशन से, उसमें एटम के अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती है उसे। फॉर एग्जांपल अ रेडिएशन एमिटेड by radioactive element radium-226 can remove electron from the atom. However, this ionizing radiation should have enough energy to remove the tightly bound electron from the orbit of an atom. Electron can be lost because ionization radiation collide with the atom and forces the electron away from the atom. If an atom of sodium is hit by ionizing radiation, it may lose an electron. This process converts the atom into a positively charged ion और केटाइन। एक छोटा सा टॉपिक था लास्ट में आपका आयनाइजेशन ऑफ एटम्स। बेटे एटम्स की आयनाइजेशन क्या होता है? उनको आइंस में कन्वर्ट करना। आइंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आइन नेगेटिव हो सकते हैं। तो किसी भी एटम की आयनाइजेशन करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग बेटे रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसकी आपकी बुक में दी हुई है, रेडियम-226। ये भी हम एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एमिट करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा आपका जो है आता है कि एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है सोडियम की, ठीक है। सोडियम को भी जब हम किसी भी इसको भी हिट करेंगे किसी भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के साथ जो है, इसको अगर हम हिट करें तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल आता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो सोडियम था वो एक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से आयन में? पॉजिटिव आयन में। पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं? केट आयन कहते हैं। बेसिकली ये आयनाइजेशन क्या करती हैं? देखो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ना, जिसके साथ सारे जो है एटम में जुड़े होते हैं। तो जब इनकी रेज एमिट होती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, तो ये क्या करती हैं? आयनाइजेशन कर देती हैं, आइंस को सेपरेट कर देती हैं, अलग अलग कर देती हैं, एन आइंस में और केट आइंस में कन्वर्ट कर देती हैं। बेटे आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने आइसोटोप्स पढ़े, आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़ी कि ये वो एलिमेंट्स हैं, एटम्स, ये वो एटम्स हैं एलिमेंट्स के जिनका मैस नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम होता है। फिर मैंने आपको एग्जांपल बताई, इसमें एग्जांपल मैंने बताया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। फिर मैंने बताया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिर हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पढ़े, हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पढ़े। फिर हमने इनकी जो है वो 3 एक एग्जांपल इसकी ट्रिटियम थी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। फिर एक नया फिनोमेना हमने आज स्टडी किया, डैट इज़ रेडियो एक्टिव डिके, कि कभी कभार रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एक और एलिमेंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव डिके कहते थे। उसकी 2 एग्जांपल्स थी, वो दोनों की दोनों मैंने आपको जो है वो अच्छी तरह से जो है उनको मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो हैं एप्लीकेशंस, उनके यूजेस देखे कि उनके क्या क्या यूजेस हैं। इनका सबसे बड़ा यूज़ ये था कि ये मेडिकल फील्ड में जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे थे। फिर ये जितने भी फॉसेस हैं, प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, उनकी एज जो है वो काउंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? आयनाइजेशन, यानी कि किसी भी एटम की जो आइंस बनने की जो है कि किसी को भी आइंस में कन्वर्ट करना, किसी भी एलिमेंट
एलिमेंट को, किसी भी एटम को पॉजिटिव में या नेगेटिव में, वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ईजिली हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी की जो एक्टिव है एलिमेंट्स हैं, जब उनकी रेस पास डाउन होती हैं एटम्स के अंदर से, तो वो उनको हिट करती हैं और उनको उनके स्पेसिफिक आइज में जो है वो सेपरेट कर देती हैं। टॉपिक आज का हमारा हो गया ख़त्म, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक था। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह डिटेल से स्टडी करना है। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो ये आपने मेरे से पूछना है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन दोनों को भी आप अच्छी तरह देखें। कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है तो मेरे से पूछें। अल्लाह हाफिज़।